एक कहानी। आंसर मिल रहा है ना। प्रधानाचार्य क्या सुनाए? एक कहानी सुनाए। क्या सुनाए? एक कहानी। और जो एक कहानी है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना है। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान देना है। फिर दूसरा, किसे सुनाए? प्रधानाचार्य एक कहानी किसे सुनाए? बच्चों को। किसको सुनाए? बच्चों को सुनाए। अर्थात ये आपका जो बना ये भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी इनडायरेक्ट, देखिए ध्यान समझना, इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको डेटिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? डेटिव केस। और ये क्या है? ये आपका क्या है? एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस है। आई होप यहाँ तक समझ रहा होगा। अब क्या सुना, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, याद रखना ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। बच्चों को इसी में समस्या होती है, सर पहले ये वाले लिखें या ये वाले लिखें। तो हम ये बता रहे हैं आप इसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसे भी लिख सकते हो। चाहे इसे पहले लिखो, चाहे इसे लिखो, चाहे इसे लिखो, लेकिन एक हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस, और हमारा नाउन केस क्या होने वाला है हम उसको समझते हैं। अभी तक मैंने पढ़ा है नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन नंबर, नाउन जेंडर। अब उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं क्या? नाउन केसेस। आज हमारा टॉपिक होगा केसेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन केसेस पढ़ने वाले हैं। देखिए जिसमें आपको ट्रांसलेट करने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए ये वहाँ पर यूज होता है जब आप एक सेंटेंस बोलते हो, यानी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हो, तो वहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आता सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट का किस फॉर्म का यूज होगा। देखिए हम जानते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर आप समझेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, डेटिंग और वोकेटिव केस। ये सभी केसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? केसेस ऑफ नाउन। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा इसका यूज कहाँ पर होता है, किस प्रकार से होता है। ओके, तो देखते हैं। पहला हमारा है, देखिए क्या है? इंग्लिश नाउन्स। जो इंग्लिश नाउन होता है, इंग्लिश नाउन हैज नो केस एंडिंग एक्सेप्ट इन द पॉजेसिव केस। इसका मतलब ये होगा, देखिए जो अंग्रेजी वाक्य होता है, यानी एक्सेप्ट मतलब केस हुआ है, ठीक है ना। अर्थात अंग्रेजी वाक्य में यानी पॉजेसिव केस को छोड़कर उसके अंत में कोई भी केस अतिरिक्त नहीं होता है। देखिए क्या है? वी सेज हाउएवर दैट अ नाउन इज इन द नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, डेटिंग एंड वोकेटिव केस अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट इट डज इन द सेंटेंस। अर्थात हम कह सकते हैं क्या होगा, इस वाक्य में एक नाउन जिस प्रकार से कार्य करता है, क्या है, सॉरी यहाँ से देखना, इंग्लिश में नाउन्स पॉजेसिव केस को छोड़ करके, जो इंग्लिश में नाउन्स होता है यानी पॉजेसिव केस में इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। पॉजेसिव केस को छोड़कर किसी भी अन्य केस के अंत में कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा जाता है। इसको समझेंगे क्या? परंतु फिर भी इस वाक्य में एक नाउन जिस प्रकार से कार्य करता है, इस वाक्य में नाउन जिस प्रकार से कार्य करता है, उसी आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वह नाउन उस सेंटेंस में, नाउन उसे यानी उस सेंटेंस में किस केस में यूज होगा, किस केस में यूज होगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं बस वही अपना केस। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए इंग्लिश में अगर हम देखते हैं केस दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि टू काइंड्स ऑफ केस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टू केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सेकंड होता क्या? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे? देयर आर टू kinds of case in English language। इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप्स के केस होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, समझना ध्यान से। फर्स्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस, जिसे आप क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसे आप कहते हैं सब्जेक्टिव केस। एंड सेकेंड होता है, सेकेंड आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान सुनना। तो जस्ट देखिए, अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब किसी वाक्य में
जब कोई शब्द कर्ता का कार्य करे, नहीं सब्जेक्ट का कार्य करे, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। लाइक समझना कैसे होता है, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ध्यान समझना है। या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। अब इस वाक्य में सिखा कौन रहा है, ये कौन पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट यानी आई बना, तो आई यहाँ पर बनेगा सब्जेक्टिव केस। ओके, ये बनेगा आपका सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट और एग्जांपल्स में ना, जैसे कोई राधा या मान लो कि महेंद्र taught you साइकोलॉजी, महेंद्र आपको साइकोलॉजी पढ़ाया, तो यहाँ पर जो महेंद्र शब्द बनेगा, महेंद्र शब्द यानी कि आपका नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस का ये क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव केस बन जाएगा। ओके, आप ध्यान से देखना ऑब्जेक्टिव केस में, देखिए इतना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेन फायदा इसमें होता है, इसमें क्या रोल अदा करता है, जब आप ट्रांसलेट करते हैं ना, ट्रांसलेट करने में इस ऑब्जेक्टिव केस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक है ना, ट्रांसलेट करने में ऑब्जेक्टिव केस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देखिए हम तो इसे थोड़ा सा, अगर आप स्क्रीन साड़े लेंगे तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, ताकि मुझे एग्जाम्पल्स में थोड़ा समस्या न उत्पन्न हो। तो अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब इंग्लिश सेंटेंस में, जब वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट का कार्य करे, जब वाक्य में कोई शब्द ऑब्जेक्ट का कार्य करे, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी दो टाइप्स के होते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ओके, देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। समझना, आप अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसके लिए यहाँ से, जब वाक्य में सेंटेंस में शब्द यानी कोई शब्द ऑब्जेक्ट का कार्य करें, ऑब्जेक्ट का कार्य करे, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे देखना, ऑब्जेक्टिव केस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, देखना, पहला होता है जो आपका, देखिए पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस में एक्यूजेटिव केस। पहला आपका होता है एक्यूजेटिव केस और दूसरा होता है आपका यहाँ पर है डेटिव केस। दूसरा आपका होता है डेटिव केस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डेटिव केस। ओके, पहला एक्यूजेटिव केस और दूसरा डेटिव केस। पहला एक्यूजेटिव केस, दूसरा डेटिव केस। डेटिव केस को भी हमने यहाँ पर लिखा है, डेटिव केस को ही वोकेटिव केस कहते हैं। डेटिव केस या वोकेटिव केस ये दोनों एक ही हैं। आइए हम क्या पढ़ते हैं आप एक्यूजेटिव और डेटिव केस के बारे में। ओके, चलिए अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, इस ऑब्जेक्टिव केस के हम पहले पर पढ़ेंगे। हमारा पहला जो हमने बताया था, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है आपका एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस। अब देखना एक्यूजेटिव केस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट किसी लाइफलेस थिंग्स, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट किसी लाइफलेस थिंग्स यानी किसी निर्जीव चीज के बारे में कार्य होता है, तो उसे कहते हैं आपको एक्यूजेटिव केस। उसे क्या कहते हैं, आपको एक्यूजेटिव केस कहते हैं। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा है? एक बार बताएंगे, क्या आप सभी को यहाँ पर समझ आ रहा है? ठीक है ना, आगे देखना क्या हो, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट किसी लाइफलेस थिंग्स का कार्य करें। और लाइफलेस थिंग्स और ध्यान समझना, कुछ और फैक्ट होते हैं। पहला फैक्ट और दूसरा फैक्ट जो होगा, जब वाक्य में
जब वाक्य में इनडायरेक्ट, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में कर्म डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वो क्या होता है, एक्यूजेटिव केस होता है। जैसे मैं हिंदी लिखूंगा फिर उसका ट्रांसलेट बनाऊंगा, जैसे अध्यापक कक्षा में इतिहास पढ़ाएं। ओके, अध्यापक कक्षा में इतिहास पढ़ाएं। अब आप देखेंगे ट्रांसलेट क्या बनेंगे, सब्जेक्ट है द टीचर, पास्ट इंडेफिनिट है टाट, क्या पढ़ाए, इतिहास, हिस्ट्री इन द क्लास। ध्यान समझना। अब यहाँ पर ये बनाना, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है, ये एक्यूजेटिव केस है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक लाइफलेस थिंग्स है। ठीक है, अब वहीं पर देखिए दूसरा समझिए, उसके बाद हम दोनों के कॉम्बिनेशन अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा आपको समझना है। दूसरा हमारा क्या है, डेटिव केस। क्या है, डेटिव केस। ये होगा जब वाक्य में कर्म इनडायरेक्ट, यानी जब वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे, कर्म भी हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वो क्या कहलाता है, डेटिव केस। और पहले याद रखना, वो कोई लाइफ, यानी कि वो लाइफ होने चाहिए उसके, यानी कोई सजीव प्राणी होना चाहिए। डेटिव केस में कोई सजीव ऑब्जेक्ट होता है, इसमें somebody यूज होता है, याद रखना, और इसमें समथिंग होता है। तो जब वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है अच्छे से। जैसे कि फिर टीचर से ही मैं लेता हूँ, द टीचर टीच यू हिंदी। मेरी बात को ध्यान समझना है। अब इसमें ये जो शब्द बना है, ये आपका डेटिव केस है और ये आपका एक्यूजेटिव केस है। आप ट्रांसलेट करते समय पहले इसको कर सकते, फिर बाद में इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि ये जो वर्ड है ना, ये क्या आपका बना है, डेटिव केस बना है। अब देखिए, हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस से ट्रांसलेट करते हैं, उसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं बस इसे इतना रफ कर रहा हूँ, देखना। जैसे प्रधानाचार्य बच्चों को एक कहानी सुनाए, ध्यान समझना, ये सुनाए थे। अध्यापक बच्चों को एक कहानी सुनाए थे। तो प्रधानाचार्य बच्चों को एक कहानी सुनाए थे। देखिए, मैं पास्ट ले रहा हूँ, ऐसा ये मत समझना कि सर केवल पास्ट में होता है। आप जो ट्रांसलेट करोगे ना, उस पूरे ट्रांसलेट में आपको कहीं ना कहीं ये सब देखने को मिलेंगे। हमें कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ पर एक्यूजेटिव केस यूज करना है, कहाँ पर डेटिव या वोकेटिव केस यूज करना है। तो ध्यान समझना, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये ट्रांसलेट है तो यहाँ पर एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है। ओके, अब देखना, वर्ब में कौन लगाने से, और याद रखना ट्रांसलेट करने से पहले आपको निम्न फैक्ट को ध्यान देना चाहिए। सुनाए, ये कार्य है, ये एक अंत में वर्ब अंत में ही आएगा। अब इस वर्ब से पहले मेरी बात ध्यान समझना है, कौन लगाना है, कौन यानी वाई। अब कौन लगाने से तुम्हें क्या फाइंड आउट होता है, सब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये बन गया सब्जेक्ट, ध्यान समझना है, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अब इसी वर्ब से पहले, मैं वर्ब की हर बार बात करूंगा, वर्ब से पहले क्या लगाने से, याद रखना क्या, यानी कि वाट लगाने से जो आपके आंसर का रिप्लाई होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना, जो वर्ड लगाने से आंसर का रिप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो इसी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। याद रखना, एक्यूजेटिव केस। फिर उसके बाद
वाट यानी क्या, किसे शब्द लगाने से, किसे या whom, किसको, ओके, इसका मतलब whom होता है। किसे या किसको शब्द लगाने से आपको जो आंसर रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। डेटिव केस कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो अर्थात किसे या किसको, इस वर्ब से पहले किसे या किसको शब्द लगाने से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ये हम समझते हैं। पहले देखना, सुनाए यानी प्रधानाचार्य क्या सुनाए? एक कहानी। आंसर मिल रहा है ना? प्रधानाचार्य क्या सुनाए? एक कहानी सुनाए। क्या सुनाए? एक कहानी। और जो एक कहानी है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना है। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान देना है। फिर दूसरा, किसे सुनाए? प्रधानाचार्य एक कहानी किसे सुनाए? बच्चों को। किसको सुनाए? बच्चों को सुनाए। अर्थात ये आपका जो बना ये भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी इनडायरेक्ट, देखिए ध्यान समझना, इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको डेटिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? डेटिव केस। और ये क्या है? ये आपका क्या है? एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस है। आई होप यहाँ तक समझ रहा होगा। अब क्या सुना, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, याद रखना, ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। बच्चों को इसी में समस्या होती है, सर पहले ये वाले लिखें या ये वाले लिखें। तो हम ये बता रहे हैं, आप इसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसे भी लिख सकते हो। चाहे इसे पहले लिखो, चाहे इसे लिखो, चाहे इसे लिखो, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन को जरा गौर से समझना। देखिए, जैसे प्रधानाचार्य बच्चों को एक कहानी सुनाए। अब इसका ट्रांसलेट होगा, आप स्ट्रक्चर तो पता होगा। द प्रिंसिपल टेल यानी टोल्ड, बताया सुनाए, सेड भी कह सकते हो। द प्रिंसिपल टोल्ड, क्या सुनाए? आप अगर पहले लिखोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे? आ स्टोरी। एक कहानी सुनाए। किसे सुनाए? बच्चों को। द चिल्ड्रेन, अगर आप यहाँ पर लिखते हो द चिल्ड्रेन तो ये आपका गलत हो जाता है। मेरी बात ध्यान समझना है, मेरी बात ध्यान समझना है। अब देखिए, इसी जो मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को आप एक सेंटेंस में दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो दोनों प्रकार कौन से हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखना, जैसे आप सपोज करना आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में आपका कभी कभी दो ऑब्जेक्ट, तीन नहीं देगा, केवल दो ही देगा, क्योंकि इसको केस ही केवल दो ही बने हैं। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट के समझना। अब जैसे आपको ये डायरेक्ट, देखिए मेरी बात को ध्यान सुनना है। अगर आपको लिखना है तो ये आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना? इनडायरेक्ट देखिए, अब यहाँ पर दूसरा क्या हो गया? देखिए, अगर आप लिखते हैं डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट, देखिए एक जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में आप क्या लिख सकते हैं? पहले देखना, पहले somebody लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? समथिंग लिखेंगे। फर्स्ट मेथड में somebody और समथिंग। ये somebody मैंने बताया था, जो डेटिव केस होता है वो somebody होता है, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? अर्थात आप पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले डेटिव केस लिख देंगे। डेटिव केस के बाद क्या लिखेंगे? यानी कि पहले आप क्या लिखेंगे? डेटिव केस का मतलब होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, फिर दोबारा क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं सर हम पहले लिखेंगे डायरेक्ट, आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर उसके बाद टूल लगाएंगे, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अर्थात ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग है, फिर टू लगाना बीच में, फिर यूज करना somebody का। ठीक है ना? अर्थात या आप somebody समथिंग कर सकते हैं या समथिंग टू somebody कर सकते हैं। अर्थात आपने यहाँ पर क्या किया है? समथिंग पहले यूज किया है। समथिंग का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज किया है। समथिंग का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज किया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फिर उसके बाद में टू लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना? फिर लिखेंगे somebody। somebody यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रेन है। अब यदि यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट मेथड से ये, अब ये सही हो गया, अब ये सही हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या लिख सकते हो? इसी ऑब्जेक्ट के रूल में ध्यान समझना है। जैसे द प्रिंसिपल टोल्ड, अब आप इसको पहले लिख दो द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद ये टू नहीं लगेगा, आ
आ स्टोरी, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, पहले somebody फिर यूज किया है something। तो somebody आपका क्या है, somebody आपका डेटिव केस है। डेटिव केस का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो आ स्टोरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी एक्यूजेटिव केस है। आ स्टोरी क्या है, एक्यूजेटिव केस है। देखिए दोस्तों, यदि देखिए ये इतना हो गया। यदि आपको ऐसी क्लासेस और लेनी है, यदि आपको ऐसी क्लासेस और लेनी है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान मिल सके। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके बंद कर देते हैं, आप मेरा सपोर्ट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको भी मैं एक आशा और उम्मीद दिलाता हूं कि मैं इस प्रकार से बेहतर करने का प्रयास करूंगा, बहुत बेहतर करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप पूरी चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।